You are currently the only person in this conference. Good morning, everyone. मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास में एक क्वेश्चन हम लोग का रह गया था, पहले उसको देख लेते हैं। ये क्वेश्चन था, प्रोजेक्टाइल इज फायर्ड फ्रॉम द ग्राउंड at an angle of 37 degree and the initial speed 20 meter per second.
at the topmost point. It breaks into two parts. Of mass ratio 1:2. The lighter mass retraces the path back to the point of projection. Find at what distance heavier mass would landed from point of projection. चलिए इसको ट्राई कीजिए. तनिक आपने कल क्लास मिस किया था क्या? कल नहीं मतलब परसों. Yes, sir. आप बताइए. मल्हार क्या है आंसर आपका? Sir, 288 by 5 meter. 288/5. ओके. बाकी लोग भी कोशिश करें.
ओके, तो लेट्स सी, कोई और बताने वाला है आंसर? देखो, ये टॉप मोस्ट पॉइंट पर वो दो पार्ट में टूट रहा है ड्यू टू एक्सप्लोजन और समथिंग। अगर वो नहीं टूटता तो ये एक प्रॉपर जिटाइल पाथ फॉलो करने वाला था, और ये यहाँ पर इस तरह से लैंड करने वाला था, और हम लोग इजीली ये डिस्टेंस विच इज आर ये निकाल सकते हैं कि अगर ये एक्सप्लोजन नहीं होता तो पूरा का पूरा मास कहाँ लैंड करता, एंड दैट विल बी u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन g, और इसी को u स्क्वायर 2 साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन g। इस तरह से u का वैल्यू दिया हुआ है 20, तो ये हो जाएगा 400 इंटू 2 इंटू साइन 37 3/5 cos 37 4/5 whole divided by 10, and we can easily calculate it। तो ये कितना आ जाएगा? तो 8 16 43 32 16 3 19 192 अपॉन बाई 5 12 16 16 दिन 32 16 3 19। हाँ, यही वैल्यू आएगा 192/5 मीटर। इसकी जरूरत पड़ेगी, लेकिन ड्यू टू एक्सप्लोजन, ड्यू टू ब्लास्ट, कुछ भी इस तरह का एक फिनोमेना हुआ और ये दो पार्ट में टूट गए। तो इस तरह के क्वेश्चन को कैसे सोचना है, और यहाँ पर जो हमने दिया है 1:2 के रेशियो में, ये इक्वल मास से भी टूट सकता था, काम और ज्यादा आसान हो जाता। फिर हमने दिया कि लाइटर मास रिट्रेसेस द पाथ बैक टू द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन, यानी कि जो ये जो छोटा वाला मास है ये वापस यहाँ पर आ गया। इसमें ये भी दिया जा सकता था कि तुरंत रस्ट में आ गया और यही का यही नीचे गिर गया, कम टू रेस्ट एंड फॉल वर्टिकली डाउनवर्ड, ऐसा भी दिया जा सकता था। तो इसमें वैरायटी बहुत सारे दिए जा सकते हैं। पॉइंट इसमें यह है कि टूटने से पहले और टूटने के बाद पूरे सिस्टम पर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स में चेंजेस नहीं आ रहा। इनिशियली भी हमारा एक्सटर्नल फोर्स ग्रेविटी एक्ट कर रहा था, और बाद में भी पूरे सिस्टम पर ग्रेविटी एक्ट करेगा। अगर पूरे सिस्टम को हम लोग कैपिटल एम से डिनोट करें तो ग्रेविटी का फोर्स जितना पहले एक्ट कर रहा था पूरे सिस्टम पर, उतना ही बाद में एक्ट कर रहा है। इसलिए चाहे इसमें कोई भी एक्सप्लोजन हो, कुछ भी हो, सेंटर ऑफ मास का मूवमेंट चेंज नहीं होगा, क्योंकि सेंटर ऑफ मास पर वही एक्सटर्नल फोर्स पहले भी लग रहा है और बाद में भी लग रहा है। इसलिए सेंटर ऑफ मास तो वही लैंड करना चाहिए जहां पर उसको पहले लैंड करना था। Center of mass would land at the same point where the entire mass supposed to land without any explosion। अगर एक्सप्लोजन नहीं होता, अगर ये ब्रेकिंग नहीं होती, तो सेंटर ऑफ मास को जहां पर आना चाहिए था, सेंटर ऑफ मास एक्सप्लोजन के बाद भी वही आएगा, उसमें कोई चेंज नहीं होगा। तो ये पहला पॉइंट है जो हम लोग के एकदम दिमाग में बैठना चाहिए। यहां पर मैं लिख देता हूं, देयर इज नो चेंज in the external forces on the system। So center of mass supposed to land at the same point
as without breaking. एक्सप्लोजन, जो भी बीच में कहीं पर भी कुछ भी अगर होता है, और हमने ये टॉप मोस्ट पॉइंट पर दिया है, अगर बीच में किसी भी पॉइंट पर भी होता है तब भी ये चीज हम लोग यूज कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ टॉप मोस्ट पॉइंट वाली बात के लिए ही ये बात हमने लिखा है। अगर ये एक्सप्लोजन कहीं भी हो रहा होता तब भी सेंटर ऑफ मास वही पाथ फॉलो करके वही लैंड होता जहां इसको होना चाहिए, और जितने भी पार्टिकल्स टूट के निकले हैं उनको अकॉर्डिंगली वैसे वैसे जगह लैंड करना होगा ताकि अपना सेंटर ऑफ मास वहीं रह सके। अब इस क्वेश्चन में हमने दिया है कि जो लाइटर मास है, तो फाइनल सिचुएशन वुड बी समथिंग लाइक दिस। ये हमारा प्रोजेक्टाइल पाथ का रेंज है। हम बोल रहे हैं सेंटर ऑफ मास यही होना चाहिए, और दो पार्ट में डिवाइड हुआ, एक पार्ट यहाँ आ गया, तो ऑब्वियस सी बात है कि ये जो दूसरा मास है ये कहाँ लैंड करे ताकि सेंटर ऑफ मास जहां है वही रह पाए। तो ये डिस्टेंस अपने को यहां से यहां तक का डिस्टेंस क्या है वो निकालना है। ये डिस्टेंस वी नो कि ये r है, हम लोग को पता है। अगर इसको हम लोग r1 बोले, इसको हम लोग r2 बोले, दिस डिस्टेंस इज लेट्स से x, तो r अपॉन x इज इक्वल टू m2 अपॉन m1, 2m अपॉन m। तो यहां से x हमारा हो जाएगा r/2, और टोटल डिस्टेंस हो जाएगा 3r/2। तो जो रिक्वायर्ड डिस्टेंस था, required distance is equals to r plus x, that is 3r/2, और r का जो वैल्यू है उसमें मल्टीप्लाई कर दो 3/2 into 192/5, so we can easily to 88/5, ये हमारा आंसर आ जाएगा। बिल्कुल सही आंसर। तो इसमें अगेन 2 पॉइंट मास का सेंटर ऑफ मास वाला कॉन्सेप्ट, r1/r2 इक्वल टू m2/m1, ये चीज हमारा पिक्चर में आ रहा है। तो एक्सप्लोजन कहीं भी हो, बराबर बराबर होता तो बराबर बराबर लेते, 1:3 के रेशियो में होता तो 1:3 के रेशियो में लेते। टोटल मास कितना है इससे किसी को कोई लेना देना नहीं है, हम सीधे m कंसिडर करेंगे, उस रेशियो में शामिल है, और डायरेक्टली उससे हमारा रिलेशन बन जाएगा। दूसरा जो कॉन्सेप्ट, जो मेन कॉन्सेप्ट इसमें काम आता है, वो हमने लिख दिया है कि एक्सटर्नल फोर्सेस में कोई चेंज ना होने की वजह से हमारा जो सेंटर ऑफ मास है वो उसी पॉइंट पर लैंड करना चाहिए जहां पर नॉर्मली प्रोजेक्टाइल को लैंड करना था, और सेंटर ऑफ मास को वहां होने के लिए बाकी के मासेस को कैसे ओरिएंट करना है अपने आप को, ये हम इजिली समझ सकते हैं। अब एक मास के बारे में हमको बता दिया जाता है कि उसका क्या हुआ, तो दूसरे मास का क्या होगा ये पूछा जाता है। तो इस तरीके से हम इसको कर सकते हैं। टॉप मोस्ट पॉइंट पर, ये जो टॉप मोस्ट पॉइंट है, यहाँ पर हम लोग कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम भी लगा सकते हैं। जैसे अगर हम इंटायर मास को, क्योंकि ये m और 2m में टूट रहा है, तो इंटायर मास को 3m कर सकते हैं। तो इंटायर मास अगर हमने 3m ले लिया तो कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम एट टॉप मोस्ट पॉइंट टॉप मोस्ट पॉइंट पर कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम लगाएंगे तो ये हो जाएगा 3m इंटू जो भी स्पीड है v cos थीटा, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट रहता है सिर्फ, इसलिए
ये हमारा v cos ऑफ थीटा स्पीड रहती है अगर इनिशियल स्पीड हमने v एज्यूम करी है तो। अब जैसे इस क्वेश्चन में था कि एक्सप्लोजन के बाद जो छोटा वाला मास है वो रिट्रेस करने लगा पाथ, तो छोटा वाला पाथ रिट्रेस तभी करेगा जब उसकी स्पीड v cos ऑफ थीटा बैकवर्ड डायरेक्शन में हो जाए, तभी ऐसा हो सकता है। हम लोग m इंटू माइनस वी कॉस थीटा प्लस 2m इंटू कैपिटल v ऐसे करके जो बड़ा मास है उसकी वेलोसिटी जस्ट आफ्टर एक्सप्लोजन या ब्रेकिंग क्या होगी वो भी निकाल सकते हैं। बहुत बार ये जो छोटा वाला मास है ये ऊपर की तरफ जंप कर जाता है और इसकी वेलोसिटी ऊपर की तरफ भी हो जाती है, तो CLM y एक्सिस के लॉन्ग भी लगा सकते हैं और उसमें टोटल मोमेंटम जो पहले था वही बाद में होना चाहिए along x एक्सिस along y एक्सिस। तो y एक्सिस के along कोई मोमेंटम टॉप मोस्ट पॉइंट पर तो रहेगा नहीं, तो कोलिजन के बाद भी ये 0 होना चाहिए। ऐसे करके इसमें कुछ कुछ जो वेरिएशन वाले क्वेश्चन आते हैं वो हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ज्यादातर सिचुएशंस में जो क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे वो सेंटर ऑफ मास वाला जो कॉन्सेप्ट है कि दूसरा मास कहाँ लैंड करेगा वो उसी से रिलेटेड पूछे जाते हैं, तो उसको इजीली करना कोई बड़ी बात नहीं है, सिर्फ रेंज हम निकाल लें पहले क्योंकि इसकी जरूरत पड़ती है और उसके बाद डायरेक्टली उसको सॉल्व कर लें। सेंटर ऑफ मास एंड मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, कोलिजन, ये सारे एक पार्ट के क्वेश्चन, और ये कोलिजन हमने पहले ही आपको करा दिया है। कोलिजन और सेंटर ऑफ मास रिलेटेड और भी क्वेश्चंस होते हैं, लेकिन फर्स्ट अटेम्प्ट में हम लोग ने जितना क्वेश्चन किया है वो मोर देन एनफ है। अब हम लोग इससे आगे एक और ही इंपॉर्टेंट टॉपिक रोटेशनल मोशन के लिए जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। और रोटेशन जितना इंजीनियरिंग के लिए इंपॉर्टेंट है मेडिकल के लिए भी उतना ही इंपॉर्टेंट है, बट क्वेश्चन का दायरा थोड़ा लिमिटेड है। मेडिकल में क्वेश्चन रोटेशन से अगर पूछे जाएंगे तो मेनली 2 जगह है जहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहला पॉइंट है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। PYQs में अगर देखोगे तो ऐसा कोई साल नहीं जाएगा जहां से मोमेंट ऑफ इनर्शिया से क्वेश्चन नहीं है। और दूसरा रोलिंग मोशन। पूरे रोटेशन में बहुत सारी बातें हैं लेकिन क्वेश्चन का दायरा सिर्फ इन्हीं दोनों से ज्यादा पूछा जाता है, रोलिंग मोशन एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया को जैसे ही हम लोग कंप्लीट करेंगे 2-3 क्लास में, पहले मोमेंट ऑफ इनर्शिया रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस पूरे मॉड्यूल में हैं, क्वेश्चन बैंक में है, लीप में है, PYQs में है, वो हमसे बन जाने चाहिए क्योंकि वो एक टोटली इंडिपेंडेंट टॉपिक है, उसका किसी और से कोई लेना देना खास नहीं है। रोलिंग से उसका कहीं कोई लेना देना नहीं है, बाकी चैप्टर से कहीं कोई लेना देना नहीं। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिस्कस करने का मतलब ये हुआ कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया के सारे क्वेश्चन बन जाने चाहिए। जैसे सेंटर ऑफ मास और मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, ये डिस्कस करने का मतलब है कि इसके रिलेटेड क्वेश्चंस बन जाने चाहिए, इसका भी कोई दूसरे कॉन्सेप्ट के साथ ज्यादा इन्वॉल्वमेंट नहीं है। एक तो सबसे पहले मोमेंट ऑफ इनर्शिया है क्या और क्यों ये कल निकालना पड़ता है ये समझना जरूरी है। इसकी समझ क्योंकि तुम लोग ऑलरेडी तुम लोग को रोटेशन पढ़ा दिया गया है तो समझ आ रहा होगा कि ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया का क्या मतलब है, वाई दिस इज इंपॉर्टेंट। इन शॉर्ट इसको MOI बोला जाता है। बस यूं समझ लो कि जो भी ट्रांसलेशनल मोशन हमने पढ़ा है, रेक्टिलिनियर मोशन, ट्रांसलेशन मोशन, प्रोजेक्टाइल मोशन, उसमें जहां भी मास का रोल आता है रोटेशनल मोशन में वही रोल हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया प्ले करता है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज गोइंग टू बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ रोटेशनल मोशन। कहीं भी मास की जरूरत पड़ेगी रोटेशनल मोशन में तो वहां पर हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया को यूज करते हैं। डिफाइन कैसे करेंगे, तो जो मास होता है एक तरीके से वो इनर्शिया ऑफ ट्रांसलेशनल मोशन होता है।
और उसी का रोटेशनल मोशन का एनालॉग या फिर रोटेशनल मोशन का जो टर्म बोला जाएगा इनर्शिया का, उसी को बोलते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया। फॉर्मली अगर इसको डिफाइन करना हो तो इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ ए बॉडी, it is the property of a body to resist any change in a rotational motion। इसका मतलब ये हुआ कि अगर वो रोटेट कर रहा है ऑलरेडी तो फिर वो रुकना नहीं चाहेगा, और अगर रुका हुआ है तो रोटेट नहीं करना चाहेगा। जो इनर्शिया की बेसिक प्रॉपर्टी होती है वही बात है, बस वो सिर्फ अब रोटेशन के लिए हमको डिफाइन करना है, क्योंकि इसका रोल रोटेशन में ही आता है। इसका स्केलर क्वांटिटी है, और ऐसा यूनिट केजी मीटर स्क्वायर ये होता है। अब जब भी किसी बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालते हैं तो उसके लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है जो बार बार हम लोग बात करने वाले हैं, और वो है एक्सिस ऑफ रोटेशन। किस एक्सिस के अबाउट हमको मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। अगर हमसे कोई पूछ दे कि लेट्स से रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालिए और कुछ भी नहीं बताया गया किस एक्सिस के अबाउट, तो इसके बहुत सारे आंसर हो सकते हैं। जब भी कभी हमको मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने के लिए बोला जाता है तो हमको किस एक्सिस के अबाउट निकालना है ये चीज बहुत अच्छे से समझ में आनी चाहिए। अगर ये नहीं दिया तो हो सकता है कि स्टैंडर्ड सवाल हो जो बहुत ऑब्वियस सा हो कि हमको सेंटर ऑफ मास से एक एक्सिस पास करो उसके अबाउट निकालना है, नहीं तो उसको एक एम्बिगुअस क्वेश्चन माना जाएगा। एक्सिस ऑफ रोटेशन इन शॉर्ट AOR, अगर इसका लोकेशन किसी पर्टिकुलर बॉडी के लिए चेंज किया जाए तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का वैल्यू चेंज हो जाता है। फॉर एग्जांपल एक रॉड है, सपोज ये मास रॉड है, और अगर हमने इस रॉड का इनर्शिया सपोज एक ऐसे एक्सिस के अबाउट निकालने की कोशिश की जो इसके सेंटर ऑफ मास से पास कर रहा है और इस रॉड से परपेंडिकुलर है, लेट्स अज्यूम दिस, इसके अबाउट इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कुछ लेट से आया I1। अगर हमने यहीं पर इस एक्सिस को इसके सेंटर ऑफ मास से न रख के इसको किसी एंड से पास करा दिया तो इसका इनर्शिया I2 आ जाएगा। सिमिलरली अगर हमारा एक्सिस इस रॉड के अलॉन्ग हो गया तो ये I3 हो जाएगा। अगर हमारा एक्सिस इस रॉड के पैरेलल कहीं दूर से पास कर रहा है तो ये I4 हो जाएगा। Every time the rod is of mass m and length L only, but as the axis changes, the moment of inertia also changes। इसलिए एक्सिस ऑफ रोटेशन को तो बताना बहुत जरूरी है, एमी कि हमारा ये इनर्शिया है और ऐसे हम याद कर लिए तब तो फिर दिक्कत है, क्योंकि जब क्वेश्चंस आएंगे और हमको यही नहीं पता होगा कि हमने जो इनर्शिया याद किया है वो किस एक्सिस के अबाउट है तो फिर आगे का काम नहीं कर पाएंगे। दूसरी बात, इसको निकालने के जो तरीके हैं, एक तो है फॉर्मल मेथड जिसको हम लोग पहले सीखने वाले हैं। कोई भी सिस्टम अगर दे दिया जाए तो फॉर्मली बाय बेसिक डेफिनेशन उसका इनर्शिया कैसे निकालेंगे, और दूसरा है बाय यूजिंग थियोरम्स, क्योंकि एक ही बॉडी का अलग अलग एक्सिस के अबाउट जो इनर्शिया है वो अलग अलग अगर होने की बात है तब तो एक ही बॉडी का बहुत सारा एक्सिस पॉसिबल है, और सारे एक्सिस के अबाउट अगर हम लोग फॉर्मल मेथड से डेराइव करने लगे तो इट विल टेक लॉट ऑफ टाइम। तो होता क्या है कि हम लोग किसी एक पर्टिकुलर एक्सिस के अबाउट
उस बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिराइव कर सकते हैं या फिर याद कर सकते हैं। और एक बार अगर याद हो गया या डिराइव हो गया तो उसी को यूज करके हम बाकी एक्सिस के अबाउट इनर्शिया निकाल सकते हैं। तो खैर, थ्योरम्स ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया ये नेक्स्ट क्लास का डिस्कशन है। पहले हम बस इतना ही डिसाइड करें कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकलेगा कैसे, हाउ वी आर गोइंग टू फाइंड आउट द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ सिस्टम। तो दो तरह का सिस्टम हमने पहले भी आपको बताया था। वी हैव अ सिस्टम, टू टाइप्स ऑफ सिस्टम। ये हमारा जो सिस्टम है ये दो तरह का होता है। एक होता है डिस्क्रीट पार्टिकल सिस्टम, सेंटर ऑफ मास में भी हमने देखा था डिस्क्रीट पार्टिकल सिस्टम, और दूसरा होता है कंटिन्यूअस मास सिस्टम। डिस्क्रीट पार्टिकल सिस्टम में पॉइंट मासेस रैंडमली प्लेस्ड होते हैं, और कंटिन्यूअस मास में ये पूरा का पूरा मास एक साथ होता है। हम लोग उसमें 1-2 काउंट नहीं कर सकते। रॉड, रिंग, डिस्क, स्फीयर, मैक्सिमम जो ऑब्जेक्ट हैं जिनकी इनर्शिया हम लोग को डिराइव करने हैं वो सब कंटिन्यूअस मास है। तो डिस्क्रीट पार्टिकल सिस्टम के लिए हमारा फॉर्मूला अलग लगता है, और उसी में मॉडिफिकेशन करके कंटिन्यूअस मास सिस्टम का फॉर्मूला डिराइव कर सकते हैं। जैसे बेसिक डेफिनेशन जो है कि अगर हमारा कोई मास है, एक पॉइंट मास, और वो एक्सिस से कुछ इस तरह से ओरिएंटेड है, तो हम लोग इस पॉइंट मास का एक परपेंडिकुलर इस एक्सिस पर ड्रॉ करेंगे, एंड दिस विल एक्ट एज आर। आर क्या है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस। लेट से ये मास m है, तो m से अगर हमने उस एक्सिस ऑफ रोटेशन पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया तो r क्या है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस। परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब हमने परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाल लिया, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज नथिंग बट सिंपली m इंटू आर स्क्वायर। ये हो जाएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अगर एक मास ना हो, 3-4 मास हो गए, तो फिर समेशन सबका इंडिविजुअली निकाल के ऐड करना पड़ेगा। लाइक सपोज ये अगर m1 हो गया तो इससे करस्पॉन्डिंग r1, ये अगर m2 हो गया तो इससे करस्पॉन्डिंग डिस्टेंस r2, ये अगर m3 हो गया तो इसका करस्पॉन्डिंग r3। इस तरीके से तो पूरा पूरा सिस्टम का जो इनर्शिया होगा वो समेशन कर देंगे, एंड दैट इज इक्वल्स टू I इज इक्वल्स टू 1 to n mi ri स्क्वायर। तो जितने भी मासेस रहेंगे सबका इंडिविजुअली इनर्शिया निकालना पड़ेगा, और ये स्केलर क्वांटिटी है इसलिए इसको ऐड करने में कहीं भी वेक्टर वगैरह की जरूरत नहीं पड़ती। ये लेकिन डिस्क्रीट पार्टिकल सिस्टम है। कंटिन्यूअस मास में यही जो समेशन हम लिख रहे हैं इसको इंटीग्रेशन में कन्वर्ट कर देंगे, जैसे हमने सेंटर ऑफ मास में किया था। तो इस बेसिक डेफिनेशन को यूज करके हम लोग डिस्क्रीट पार्टिकल सिस्टम का कुछ एग्जांपल करेंगे। एक और इम्पॉर्टेंट बात है कि अगर कभी कभी क्या होता है, कोई भी मास एक्सिस पर ही लाई कर जाता है, लाइक दिस। तो अगर कोई मास एक्सिस पर ही लाई कर गया तो उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस 0 हो जाएगा, और जब परपेंडिकुलर डिस्टेंस 0 हो जाएगा तो इनर्शिया भी 0 हो जाएगा। तो एक चीज हमको याद रखनी है, इफ a point mass lie on axis of rotation itself, AOR मतलब axis of rotation, then moment of inertia of that mass will be 0. तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया 0 हो जाएगा।
तो ये चीज हमको इसमें ध्यान रखनी है। अब कुछ बेसिक सवाल जो बहुत कॉमनली पूछे जाने वाले सवाल हैं। ये एक स्क्वायर है और उसके चारों कॉर्नर पर इक्वल मासेस रखे हुए, अलग अलग भी दे सकते हैं लेकिन अभी के लिए इक्वल ही लो। ये सारे मास m है और साइड लेंथ इस स्क्वायर का है a। इसमें हमने डिफरेंट तरह के एक्सिस बताए हैं और इन सारे एक्सिस को अलग अलग नाम दे देंगे। जैसे सपोज एक एक्सिस बनाया हमने ऐसा, और इसके बाद जो भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया है उसको I1 डिनोट किया। दूसरा एक्सिस हमने बनाया कुछ ऐसा, डायगोनल के लॉन्ग, इसको हम लोग बोलते हैं इसके क्रॉस मोमेंट ऑफ इनर्शिया को I2। तीसरा हमने एक एक्सिस बनाया है जो कि इसके सेंटर से, ये जो स्क्वायर इसके सेंटर से पास करे एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन। इस तरह से अगर हमने कुछ दिखाया है, इसका मतलब होता है एक्सिस इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन, परपेंडिकुलर टू द प्लेन। जिस प्लेन में हम बात कर रहे हैं उस प्लेन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। जैसे ये जो स्क्रीन है, स्क्रीन से अंदर बाहर आता हुआ ऐसा एक्सिस है हमारा, इसके क्रॉस हमने I3 बोल दिया। और हाँ, I1 हो गया, I2 हो गया, I3 हो गया। और क्या एक्सिस लिया जा सकता है? हाँ, एक एक्सिस ऐसे भी ले सकते हैं, देखो एक ही मास से पास कर रहा हूं और ये जो हमने I3 वाला एक्सिस ड्रॉ किया है उसके परपेंडिकुलर हो जाए, लाइक दिस। ये इस एक्सिस से परपेंडिकुलर है, इसके क्रॉस इनर्शिया I4 हो जाएगा। तो बेसिकली यू हैव टू गिव I1, I2, I3 and I4 to the given diagram। ये जो डायग्राम है उसमें I1, I2, I3, I4 का वैल्यू क्या है वो आपको बताना है। ओके, बाकी लोग भी जल्दी जल्दी ट्राई करें, ऐसा एक बच्चे दो बच्चों से बात बनेगा नहीं। एक्सक्यूज मी सर। हम्म, सर I4 वाला एक बार समझा दीजिए ना, कौन सा एक्सेस था? I4 ये वाले मास से पास करने वाला एक एक्सिस है जो कि यहाँ पर अगर एक डायगोनल बना लेते हैं तो उसी के पैरेलल हो जाता है। इस डायगोनल परपेंडिकुलर है, इसका मतलब दिस इंफॉर्मेशन इज इनफ कि ये I4 कैसे पास कर रहा है। ओके सर। और भी अपने मन से हम बहुत सारे एक्सेस ले सकते हैं, लेकिन ये चार से जो पॉइंट है वो क्लियर हो जाएगा। और सारे बच्चों को ये सब आंसर करने हैं, ये आपका ऑलरेडी हो चुका है, इसमें ज्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए।
ओके, एक एक करके मैं आंसर लूंगा। I1 का आंसर श्रावणी आप बताएं। Sir, 2ma square. 2ma²। ओके, आई I2 का आंसर आधे आप बताएं। सर ma स्क्वायर। ओके, I3 का आंसर मल्हार आप बताएं। 2ma square. 2ma²। और I4 इसका आंसर कौन बताएगा? बाकी बच्चे बिल्कुल शांत शांत बैठे हुए हैं। नक्षत्रा कहाँ है? आंसर क्यों नहीं दे रही बच्ची? चैतन्य कहाँ है? कब आंसर करोगे आप लोग? नुपुर आंसर कीजिए जल्दी जल्दी। ऋतुपर्णा, ओवी, आई नीड आंसर फॉर I4। चलिए मैं कुछ देर के लिए इन्हीं बच्चों में से किसी एक से I4 का वैल्यू ले लेता हूँ। चलिए श्रावणी आप बता दीजिए I4 क्या होगा। Sir, 3ma square. ओके, जिन बच्चों ने हैंड रेस किया है उनका किसी भी आंसर से कोई कॉन्फ्लिक्ट है? मतलब बाकी के जो आंसर उन्होंने जो बताए हैं और जो हमने लिखे हैं वो कुछ अलग है, या फिर सबने यही यही आंसर निकाले हैं? आप या बताएं, आपके आंसर्स कोई अलग है या फिर सब सेम ही है? सर मेरा I4 5/2ma² है। ओके, तो I4 में कॉन्फ्लिक्ट है और ये 5ma² आया है। ठीक है, हम लोग एक एक करके सारे टर्म्स को देखेंगे। I1, I2, I3, I4। सबसे पहले बात करेंगे I1। ये हमारा एक एक्सिस है जो एक साइड के लॉन्ग है। इफ यू सी, अगर हम कंप्लीट स्क्वायर बना दें तो ये एक साइड के लॉन्ग है और दो मासेस इसी एक्सिस पर पड़े हुए हैं। तो ऑब्वियस सी बात है इन दोनों का तो इनर्शिया होगा नहीं। और बाकी के बचे दो मास, इफ यू सी, ये वाला और ये वाला मास, और इससे अगर परपेंडिकुलर ड्रॉप किया जाए तो ये भी हमारा ए हो जाएगा और ये भी हमारा ए हो जाएगा। तो ये दोनों परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। इसका मतलब कि जो I1 आया था वो बेसिकली ma² प्लस ma² इससे हमारा आया था। एंड 2ma² इज वेरी वेरी गुड, बिल्कुल करेक्ट आंसर। उसी तरीके से I2 भी एक ऐसा एक्सिस है जिसमें दो मास तो उसी एक्सिस पर हो गए, तो उन दोनों का तो इनर्शिया लेने की जरूरत ही नहीं। अब बाकी के बचे दो मासेस, एक ये है और एक ये है। ये दो मासेस हैं जो कि उस एक्सिस पर नहीं है, तो इनका तो इनर्शिया लेना पड़ेगा। तो ये डिस्टेंस हमारा परपेंडिकुलर डिस्टेंस की तरह बिहेव करेगा और ये हाफ ऑफ डायगोनल, मतलब बेसिकली ma/√2 का स्क्वायर ये हमारा एक मास का होगा और दूसरे मास का भी सेम होने की वजह से सीधे 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये यही आंसर आएगा। एब्सोल्युटली करेक्ट, तो सेकंड आंसर भी करेक्ट है। अब बात करते हैं थर्ड जो एक्सिस है वो हमने इसके सेंटर ऑफ मास से पास किया है और परपेंडिकुलर टू द प्लेन है। तो एक्सिस का ओरिएंटेशन हमको जब तक नहीं समझ आएगा, एक चीज याद रखना कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है वो ओरिएंटेशन ऑफ मास अबाउट एक्सिस ऑफ रोटेशन इसी पर डिपेंड करता है। मैं इसके बाद इस बात को कंक्लूजन में लिखने वाला हूँ। सेम सिस्टम को अगर अलग अलग तरीके से प्लेस किया जाए, हमारा चारों क्वेश्चन के लिए सिस्टम सेम ही है, इसके स्क्वायर उसके चारों कॉर्नर पर मास, लेकिन चारों के लिए हम देख रहे हैं कि आंसर अलग अलग आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि ओरिएंटेशन हमारा एक्सिस जैसे जैसे चेंज कर रहे हैं वैसे वैसे चेंज हो रहा है। अब ये जो I4 है, सॉरी पहले I3 देखो, तो I3 इस स्क्वायर के सेंटर से पास करता हुआ परपेंडिकुलर टू द प्लेन एक लाइन है।
तो इससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज नथिंग बट द हाफ ऑफ बॉडी डायगोनल, जो हमने ऑलरेडी ए बाई रूट टू, ये जो डिस्टेंस है ये ए बाई रूट टू है, तो यहां से भी ये ए बाई रूट टू, यहां से भी ए बाई रूट टू और यहां से भी ए बाई रूट टू। इसका मतलब कि चारों मास इक्वल डिस्टेंस पर होने की वजह से 4 टाइम्स m इंटू ए बाई रूट टू का स्क्वायर, अगर हम ऐसा करते हैं तो ये हमारा 2m स्क्वायर आ जाएगा। दिस इज ऑल्सो एब्सोल्युटली करेक्ट। तो इस तरह से 3 हमने बहुत ही आसानी से निकाल दिए। डिस्क्रीट पार्टिकल सिस्टम में कोई भी एक्सिस दे दिया जाए, हमको एक बार अगर समझ में आ गया कि चीजें कैसे हैं तो हम डायरेक्टली उसको निकाल सकते हैं। जैसे फोर्थ वाला जो एक्सिस है वो थोड़ा सा अजीब सामने दिया है कि एक मास से पास कर रहा है और डायगोनल से परपेंडिकुलर है। तो इस एक्सिस के बाद सबसे पहले तो जो मास से ये पास कर रहा है उसका तो होगा नहीं, उस मास का तो 0 होगा। अब बचे 3 मासेस, तो हम देख सकते हैं कि ये जो 2 मास है, ये वाला और ये वाला, इनका डिस्टेंस सेम रहने वाला है, बिकॉज दिस लाइन, ये जो I4 वाली लाइन है, वो इसके डायगोनल से पैरेलल होना चाहिए। ये वाला जो डायगोनल है, क्योंकि 90 डिग्री हमने दिया है, इसका मतलब यही बात हुई। तो इन दोनों मासेस के जो डिस्टेंसेस हैं वो सेम रहने वाले हैं, दैट इज a बाई रूट टू। तो ये मास हो या ये मास हो, इन दोनों के परपेंडिकुलर डिस्टेंस सेम रहने वाले हैं, और जो एक मास बच गया उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस a बाई रूट टू लेना पड़ेगा, क्योंकि वो डायगोनल ही होगा। यानी कि I4 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू m इंटू a बाई रूट टू का स्क्वायर प्लस m इंटू 2a का स्क्वायर। तो देखेंगे ये हमारा m स्क्वायर बाई 2 विल गेट कैंसिल्ड, हो जाएगा ma स्क्वायर प्लस यहाँ पर हमको 2ma स्क्वायर इस तरह से मिलेगा, एंड द फाइनल आंसर इज 3ma स्क्वायर। आप ये अपना एक बार आंसर करेक्ट कीजिए, ये गड़बड़ हो रहा है कुछ। एक्सक्यूज मी सर। बोलिए। सर इसमें पैरेलल एक्सिस थ्योरम से नहीं होगा क्या? पैरेलल एक्सिस थ्योरम से भी होगा, लेकिन हमने तो थ्योरम अभी सिखाया ही नहीं, इसलिए थ्योरम अगर आप सही तरीके से यूज कर रहे हैं तो क्यों नहीं होगा। बट थ्योरम क्या यूज कर रहे हो, मास को क्या ले रहे हो, ये सारी चीजें अगेन हम लोग को समझनी पड़ेगी, देखनी पड़ेंगी। जिन लोगों को पैरेलल एक्सिस थ्योरम याद है और उनको थोड़ा बहुत अगर आता है, उससे भी हमारा इनर्शिया का वैल्यू निकाला जा सकता है, और वो यही आएगा। जो हमने डायगोनल दिया है I2, अगर हम डायगोनल वैसे ना देखें, इस तरीके से देते लाइक दिस, तो इसके क्रॉस भी मास का ओरिएंटेशन बिल्कुल वैसा ही है, तो इसके क्रॉस भी इनर्शिया हमारा हो जाता है, जिसको हम लोग ICO बोल सकते हैं। ये हो जाएगा 2ma स्क्वायर, क्योंकि I2 हमारा 2ma, सॉरी I2 हमारा ma स्क्वायर है ना, तो ये ma स्क्वायर हो जाएगा, जिसको हम I सेंटर ऑफ मास बोल सकते हैं। और उसके बाद इन दोनों के बीच में पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाएंगे, तो रिक्वायर्ड I इज इक्वल टू ICOM प्लस, अब यहाँ पर md स्क्वायर होता है, ये फॉर्मूला होता है पैरेलल एक्सिस थ्योरम का। I सेंटर ऑफ मास ma स्क्वायर सबको समझ में आता है, लेकिन यहाँ पर m इंटू डी भी हम देख सकते हैं कि ये दोनों बीच के एक्सिस के बीच का जो सेपरेशन है वो a बाई रूट टू है, तो ये हमारा d है बेसिकली। लेकिन m क्या लें, m को m लेना चाहिए या 4m लेना चाहिए, यही बच्चे भूल जाते हैं। पूरा सिस्टम का मास लेना होता है, और वो इस केस में 4m है, तो बस इसको स्क्वायर कर दीजिए, तो ये हो जाएगा ma स्क्वायर प्लस 2ma स्क्वायर इज इक्वल टू 3ma स्क्वायर। हमने कोई भी तरीका जो भी हमारे लिए कन्वीनियंट हो वो हम लगा सकते हैं, लेकिन आंसर में कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं आना चाहिए। आंसर हर तरीके से सेम ही आना चाहिए, चाहे हम कोई भी तरीका लगाएं। और अभी जब हम डिस्क्रीट पार्टिकल सिस्टम डिस्कस कर रहे हैं,
और इसमें कोई भी थ्योरम हमने अभी तक डिस्कस नहीं किया है, तो हम लोग कोशिश करेंगे कि अभी थ्योरम्स ना यूज करके डायरेक्ट ही सॉल्व किया जाए, परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेके सॉल्व किया जाए। बाकी जैसे जैसे सिलेबस मतलब ये डिस्कशन आगे बढ़ेगा तो हम लोग अब थ्योरम्स का भी यूज देखेंगे। एक और क्वेश्चन, एंड इस बार सबसे आंसर चाहिए। जो लोग ने अभी तक आंसर नहीं किया था उन्हीं से आंसर मेरे को चाहिए। इस बार हमने जो मासेस लिए हैं वो इक्विलेटरल ट्रायंगल पर लिए हैं, जिसका साइड लेंथ है स्मॉल l, और तीनों मास इक्वल है। अलग अलग भी लिए जा सकते हैं लेकिन वो फिर बहुत बड़ा हो जाएगा, m1 m2 ऐसे लिखने में बहुत सारा टाइम लग जाएगा, इसलिए तीनों को सेम ले लो। एक्सिस कैसे कैसे है, तो एक एक्सिस इन नीचे के दोनों से पास कर रहा है, ये हमारा है I1। एक ऊपर वाले m से पास करता हुआ बाइसेक्ट कर रहा है, इसके अबाउट इनर्शिया I2। इसके सेंटर से एक एक्सिस पास कर रहा है परपेंडिकुलर टू द प्लेन, इसके क्रॉस इनर्शिया I3। और चौथा और लास्ट कि इसके एक कॉर्नर से एक एक्सिस पास कर रहा है जो कि इसके बेस के पैरेलल है, ये जो बेस है उसके पैरेलल है, और m से पास कर रहा है इसी प्लेन में, ये हमारा I4 है। तो फिर से आपको I1 I2 I3 I4 ये निकालना है। चलिए ट्राई कीजिए। ओके, वेरी गुड। बाकी बच्चे भी जल्दी जल्दी करें। सर I3 परपेंडिकुलर टू प्लेन है क्या? हाँ, वैसा जब भी सिंबल बनाया जाएगा गोल कट करके तो उसको ऐसा एक्सिस माना जाएगा जो परपेंडिकुलर टू द प्लेन हो। ये देखो यहाँ पर हमने ये चीज मेंशन करी है। इस तरह का जब सिंबल आता है तो एक्सिस इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन, ये चीज हमको ध्यान रखना है। चलिए ट्राई कीजिए। I want many hands to raise for this question. Okay. अभी भी सिर्फ 3 हैंड रेज हुए हैं। देखो एग्जाम में तुम लोग का स्पीड भी एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करने वाला है।
मैं देखता हूँ बाकी बच्चों की स्पीड काफी स्लो है। क्वेश्चन हमको बनना चाहिए, पहला प्रायोरिटी तो यही रखना है। जिन बच्चों से क्वेश्चन नहीं बन रहे हैं उनके लिए तो सॉल्व करना ही सबसे बड़ा चैलेंज है। लेकिन जो बच्चे सॉल्व कर पाते हैं और अगर वो ज्यादा टाइम ले रहे हैं तो ये भी एक कंसर्न है। ऐसा नहीं है कि हम 5 मिनट लेके सॉल्व कर रहे हैं, 7 मिनट लेके सॉल्व कर रहे हैं, बस हमसे सॉल्व हो जाए, बाकी टाइम कितना भी लगे। दिस इज नॉट ओके। 6 महीने बीत चुके हैं और हमको अब इस बात पर भी ध्यान देना है कि अगर क्वेश्चन मिला तो उसको एक लिमिटेड टाइम में ही हमको सॉल्व करना है। इस बात की प्रैक्टिस हमको हर समय करनी है। सिर्फ एग्जाम में जाके हम इस चीज की प्रैक्टिस करेंगे तो हम कभी भी सफल नहीं होंगे। तो मैं देखता हूँ बाकी बच्चों को रिलेटिवली काफी ज्यादा टाइम लगता है कोई भी क्वेश्चन में देता हूँ तो, और इसी वजह से बच्चे आंसर भी नहीं करते। पहला जो हमारा टारगेट होता है कि क्वेश्चन हमको समझ में आए, क्वेश्चन हमसे बन जाए, क्या कह रहा है ये सारी बातें हमको क्लियर हो। लेकिन ये स्टेज अब धीरे धीरे बीत रहा है। तो अब तुमको सेकंड चीज पर फोकस करना है, वो है टाइमिंग। अगर टाइमिंग आपने बहुत ज्यादा ले रहे हो, बहुत ज्यादा टाइम लेके कोई क्वेश्चन कर रहे हो, तब तक तो तुमने ऑलरेडी 4-5 क्वेश्चन लूज कर दिया। अगर कोई अच्छा बच्चा उस एग्जाम को दे रहा है उसके रेस्पेक्ट में, वो तो जल्दी जल्दी करके आगे बढ़ता बढ़ता चला जाएगा। तुम जब तक 30 अटेम्प्ट करोगे वो 45 अटेम्प्ट करके कंप्लीट कर लेगा पेपर। तुम्हारे 10 क्वेश्चन छूट जाएंगे, 15 क्वेश्चन छूट जाएंगे। तो ये सब चीजें हमको एग्जाम में जाके हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, एग्जाम में लिख रहे हैं और सोच रहे हैं कि स्पीड बढ़ जाए। स्पीड एग्जाम में क्या बढ़ेगा जब तुम अगर नॉर्मल डे टू डे वर्क में स्पीड पर काम नहीं करोगे। जब क्वेश्चन दिया जाता है उस समय आप स्पीड को भी थोड़ा सा इम्प्रूव करने की कोशिश कीजिए। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे I1 की। जो डिस्टेंसेस हमको चाहिए वो भी हम लोग निकालेंगे। पहले इसको एक इक्विलेटरल ट्रायंगल कंप्लीट कर लो ताकि थोड़ा उससे फील आ जाए। ये साइड हमने इस तरह से ड्रॉ करके इसको फिनिश कर दिया। वाला एक्सिस में 2 मास तो इसी एक्सिस पर लाई कर रहे हैं तो उनका तो दोनों का 0 ही हो जाएगा। अच्छा, आंसर्स ले लेता हूं मैं। मल्हार आप बताओ, I1 I2 I3 I4 के क्या आंसर्स हैं? Sir, I1 3 ml square by 4. 3ml square upon 4, I2 ml square by 2. ml square upon 2, I3 ml square. ml square, और I4 3 ml square by 2. 3ml square by 2। एक मिनट, 3ml square upon 2। जितने बच्चों ने हैंडल्स किया है, कृष्णा, आद्या, श्रावणी, एक बार ये आंसर्स को देखिए और किसी में अगर कॉन्फ्लिक्ट है कि नहीं आपका दूसरा आंसर आ रहा है तो आंसर आप बता सकते हैं। I1 I2 I3 I4 में अगर कोई ऐसा आंसर लग रहा है जो आपका इससे अलग है तो यू कैन आंसर दैट आंसर। बताइए, आद्या, कृष्णा, श्रावणी। सर श्रावणी, मेरे सेम आए हैं। अच्छा आपका भी सेम है। श्रावणी चौधरी, बहुत दिन से आप हैंडल्स नहीं कर रहे हैं, चलिए बताइए आपका भी ये सारे सेम है या कुछ अलग है? सर मेरे भी सेम है, मैंने बस I3 कैलकुलेट नहीं किया तो उसका पता नहीं। ओके ठीक है, कोई बात नहीं। तो अब हम लोग को एक एक करके वापस से सारे मासेस का, सारे मतलब सारे एक्सिस के अबाउट इनर्शिया को देखना पड़ेगा। और ये सब जो भी है वो पॉइंट मासेस से याद रखना, ये सारे पॉइंट मासेस है। तो जैसे I1 कैलकुलेट करने के टाइम हमने कहा कि 2 मासेस तो एक्सिस पर ही है तो इसका तो ऐसे ही लेने की जरूरत नहीं है, 0। एक ही मास है जो एक्सिस से अलग है, दूर है, इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस अपने को निकालना पड़ेगा। और वो निकालना कोई बड़ी बात नहीं है, L है और ये एंगल 60 डिग्री है
तो ये जो परपेंडिकुलर है इसका वैल्यू L sin 60 डिग्री एंड दैट इज √3L/2। जो तीसरा मास बच गया था उसका अगर इनर्शिया निकालना हो तो m इंटू √3L/2 का स्क्वायर अगर कर दें तो हम देखेंगे यही हमारा आंसर आ जाएगा, एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर। सिमिलरली I2 क्या है? तो जो I2 है वो एक एक्सिस है, सेंटर ऑफ मास से पास कर रहा है और उसी प्लेन में है। तो इसके अबाउट अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना हो तो एक मास तो इसी पर लाई कर गया तो उसका तो खैर 0 हो जाएगा। हमको ये सब छोटी छोटी बातें ध्यान देनी है, नहीं तो फिर समझ नहीं आएगा। या चाहो तो तुम चारों के लिए अलग अलग डायग्राम ड्रॉ कर लो, I1 के लिए अलग डायग्राम, I2 के लिए अलग डायग्राम, उससे भी थोड़ा क्लैरिटी मिलेगा। अब ये जो I2 हमने बनाया है इसमें ये जो बाकी के दो मासेस हैं इनका सेपरेशन इस एक्सिस से सेम है एंड दैट इज इक्वल टू L/2। बाइसेक्ट करता है ना, परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे तो ये बाइसेक्ट करता है। तो ये डिस्टेंस हमारा L/2, ये भी डिस्टेंस हमारा L/2, तो हमारा क्या हो जाएगा m इंटू L/2 का स्क्वायर m इंटू आर स्क्वायर होल मल्टीप्लाइड विथ 2 कि दोनों का सेम ही कहानी है, लेफ्ट वाले मास का राइट वाले मास का। तो जब इसको कैलकुलेट करोगे तो 1/4 का टर्म आएगा, 2 से मल्टीप्लाई करोगे, एब्सोल्युटली करेक्ट, ये भी आंसर करेक्ट हो गया। तो I1 और I2 ये बिल्कुल ही सिंपल थे। इवन I3 भी बहुत सिंपल है, इसको थोड़ा सा 3D में रियलाइज करने की कोशिश करें कि एक्सिस कैसे दिखेगा। तो लेट से ये वो ट्रायंगल है जिसको हमने थोड़ा इस तरह से बनाया ताकि 3D का फील आ सके। इस तरह का एक्सिस हमारा, उसके सेंटर से पास करता हुआ एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन। तो इस एक्सिस से अगर हम देखें तीनों कॉर्नर इक्वल डिस्टेंस पर होंगे, ये वाला, ये वाला, दे विल बी एट इक्वल डिस्टेंस। और इक्विलेटरल ट्रायंगल में ये डिस्टेंस हमने बहुत बार डिराइव कराया है, बहुत बार इस बारे में बात करी है। ये होता है L/√3, साइड लेंथ है उसका 1/√3 टाइम्स, और तीनों के डिस्टेंसेस सेम ही है तो सबका एक ही साथ कर लेंगे, दैट इज 3 इंटू md² L/√3। सॉरी ये m बाहर रहेगा, ये हमारा तीनों मास का एक साथ हमने इनर्शिया निकाल दिया। एक मास का m इंटू L/√3 का स्क्वायर और 3 है तो उनको 3 से मल्टीप्लाई कर दो। तो ये भी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। इस बार कोई भी मास एक्सिस पर नहीं था, इसलिए हमारा इनर्शिया जो है वो तीनों का लेना पड़ा। तो ये तीन बहुत आसान थी। इवन I4 भी कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है, दैट इज ऑल्सो वेरी इजी। एक मास ऑलरेडी I4 से पास कर रहा है तो उसका तो इनर्शियल मिलने की जरूरत नहीं, बाकी के बचे दो मास। और इन दोनों मास से अगर परपेंडिकुलर ड्रॉप करें, इफ यू ड्रॉप अ परपेंडिकुलर लाइक दिस, तो ये हमारा वही L/√2 के बराबर होगा जो हमने यहाँ पर निकाला था, √3L/2। सॉरी, ये जो √3L/2 ये जो डिस्टेंस निकाला था यही इनका परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, तो ट्वाइस ऑफ mL/ और √3L/। ये हमारा इस तरह से कर देंगे, ये एक मास का हुआ, सेकेंड मास का भी ओरिएंटेशन उसी तरीके से है। जब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर 4 का टर्म आएगा और 3, बिल्कुल यही आंसर है। तो चारों आंसर्स करेक्ट है। और यहां से एक कंक्लूजन हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं कि वो
axis moment of inertia of any system depends on orientation of mass about axis of rotation. जो भी हमारा एक्सिस ऑफ रोटेशन है उससे उसका ओरिएंटेशन कैसा है, मेन हमारा यही इंपॉर्टेंट बात है। अगर हमने ओरिएंटेशन को समझ लिया तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकल जाएगा। परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाल दिया तो सबको ऐड करना है और एडिटिव होता है। और मास ऐड कर दिए तो एक और मास का उसका इनर्शिया निकाल के ऐड कर दो। तो इंडिविजुअली सबका इनर्शिया निकाल के कोई डायरेक्शन वगैरह का टेंशन नहीं है, हम ऐड कर देंगे तो ये हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाएगा। एक और लास्ट क्वेश्चन डिस्क्रीट पार्टिकल सिस्टम पर। अगर हमारा कोई 2 पॉइंट मासेस है, इसका मास है m1 और m2, एक एक्सिस इनके सेंटर ऑफ मास से पास कर रहा है। इनके बीच का सेपरेशन में दिया है स्मॉल r एंड एक्सिस इज पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ मास। फाइंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया। पूरे सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको निकालना है। चलिए ट्राई कीजिए। ओके, गुड। इस बार रिलेटिवली बच्चों ने बहुत जल्दी किया है। हाँ चलिए हम आंसर सबसे पहले आफिया से लेंगे। आफिया बताइए क्या है आपका? R2 स्क्वायर। R2 नहीं, आंसर शुड कंटेन M1, M2 एंड R ओनली। यहाँ पर R2, R1 हमको नहीं रखना है। हमारा जो फाइनल आंसर होना चाहिए उसमें सिर्फ और सिर्फ M1, M2 एंड R। जो क्वांटिटी हमने दी है सिर्फ उसी के टर्म्स में दोगे ना, नए टर्म्स अगर डालोगे तो फिर इसका मतलब निकालना पड़ेगा। R स्क्वायर था वो। ओके चलिए फिर से एक बार आंसर लेता हूँ। हाँ बताइए। M R स्क्वायर इन ब्रैकेट R स्क्वायर इन ब्रैकेट M1 M2 स्क्वायर M1 M2 स्क्वायर प्लस M2 M1 स्क्वायर M2 M1 स्क्वायर अपॉन M1 प्लस M2 होल स्क्वायर। M1 प्लस M2 का होल स्क्वायर। इसको थोड़ा चाहो तो और सिंप्लीफाई कर सकते थे, दोनों में M1 M2 कॉमन कर लेते। जो आंसर है सही है या नहीं मैं उसको नहीं जानता, लेकिन इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई किया जा सकता था लाइक दिस। एक ये कैंसिल आउट हो जाता एंड द फाइनल आंसर इज R स्क्वायर M1 M2 डिवाइड बाई M1 प्लस M2। ये फाइनल आंसर आ जाता। बाकी बच्चे जिन्होंने हैंड रेज किया है क्या यही आंसर है?
या कोई Yes, अलग sir. है? यस सर। बढ़िया। तो अपने को इसमें क्या करना था, सेंटर ऑफ मास वाले कॉन्सेप्ट को यूज कर लेना था, बस यही था। ये हमारा R1 है, ये हमारा R2 है, वी नो दिस। तो R1 हमने क्या लिखा है, दैट इज M2R डिवाइड बाई M1 प्लस M2। और R2 क्या लिखा है, M1R डिवाइड बाई M1 प्लस M2। अब अगर टोटल इनर्शिया लिखना है तो M1 का जो डिस्टेंस है दैट इज M1 R1 स्क्वायर प्लस M2 R2 स्क्वायर। वेरी सिंपल। अब R1 और R2 के वैल्यूज पुट करोगे और उसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने की कोशिश करोगे, यू विल गेट दिस रिजल्ट। तो डिस्क्रीट पार्टिकल सिस्टम में हमको ज्यादा दिक्कत नहीं आती है। एक बार परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमने ज्योमेट्री ट्रिग्नोमेट्री के हेल्प से निकालना शुरू कर दिया तो क्वेश्चन काफी सिंपल है। एक लास्ट क्वेश्चन मैं देखता हूं कितने बच्चे इस बात को कर पाते हैं। 8 इक्वल मासेस, इसका डायग्राम हम नहीं बनाएंगे। 8 इक्वल मासेस आर प्लेस्ड at 8 corners of a cube having side length let's say a, क्यूब का भी साइड लेंथ हमने a ही ले लिया, चलिए ठीक है। फाइंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सिस्टम about the axis passing through तीन क्वेश्चन बनते हैं। along a side, along face diagonal, any face diagonal, along body diagonal। इसमें शुरू के दो काफी सिंपल हैं, लास्ट वाला थोड़ा ट्रिकी है। आप लोग डायग्राम ड्रॉ कर सकते हैं खुद से ताकि क्लैरिटी मिले। चलिए ट्राई कीजिए।
इसका एक डायग्राम मैं यहाँ पर बनाता हूँ, एक बार देखिए आप लोग। अगर ये दिस इज अवर सिस्टम और मासेस कहाँ का है, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, ये हमारे मासेस के ओरिएंटेशंस। और एक्सिस क्या है, तो एक्सिस हम कोई भी एक साइड से पास करते हुए एक्सिस ले सकते हैं, लाइक ये एक्सिस हो सकता है, ये एक एक्सिस हो सकता है लाइक दिस, या ये भी एक्सिस हो सकता है, ये भी एक्सिस हो सकता है। ये तीन हमने दिखाने के लिए दिखा दिए हैं, लेकिन तीनों में से कोई भी एक के अबाउट अगर निकालेंगे तो आंसर सेम आएगा। अलोंग द साइड बोलने का मतलब क्या हुआ, ये हमको समझ में आना चाहिए। बाकी एक डायग्राम ये इनफ है, इतने सारे डायग्राम ड्रॉ करने का कोई मतलब नहीं है। इसलिए आपका ये एक्सिस जिसके अबाउट हमको निकालना है, लेट्स से दिस इज I1। चलिए बताइए I1 क्या होगा। ओके, सर मेरा I1 आया है। हाँ I1 बताएं। I2 I3 में कैलकुलेट कर। सर I1 6 m²। 6 ma²। श्रावणी आप बताएं। Yes, sir. 6 m². नक्षत्रा। सर मेरा 8 m² आया। ओके, आंसर्स आने चाहिए, गलत हो सही हो उससे फर्क नहीं पड़ता। सॉल्व करके फाइनल कैलकुलेशन करके आंसर आना चाहिए और जल्दी आना चाहिए। ये सब चीजें तुम लोग पता नहीं कब समझोगे। और कोई आंसर देना चाहता है? ओके, हाँ आप ये बताएं। 6 m²। 6 ma²। मैक्सिमम बच्चे 6 ma² आंसर लेके बैठे हैं। एक बच्चे का आंसर 8 ma² है। विल सी कौन सा आंसर सही है, कौन सा आंसर गलत है। तो दो मासेस तो उसी एक्सिस पर लाई कर रहे हैं, तो इसलिए इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो लेने की जरूरत नहीं है। बाकी के जो 6 मासेस हैं उनके बारे में सोचना है। जैसे मैं यहाँ पर सर्कल कर रहा हूं, ध्यान से देखना है इस सारे सर्कल्ड मास को। ये जो मास है उसके नीचे ये जो मास है, और ये जो मास है, और ये जो सर्कल ये मास है, ये जो 4 मासेस हैं, अगर देखा जाए तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस उसका एक्सिस से साइड लेंथ के ही बराबर है। इफ यू सी, ये चारों एक ही डिस्टेंस पर है। भले ही देखने में थोड़ा सा वो फील ना है, लेकिन अगर तुम इमेजिन करोगे तो ये सारे चारों के चारों ए डिस्टेंस पर है। तो इनका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम लोग क्या लिख सकते हैं, m टाइम्स a² इंटू 4 प्लस बाकी का जो दो मास है लाइक दिस वन, ये जो फारदेस्ट अवे है दोनों मास, बस इनका इनर्शिया ऐड करना होगा। तो इनके लिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये हमारा फेस डायगोनल हो जाएगा लाइक दिस। और ये डिस्टेंस हमको पता है कि ये √2 टाइम्स ये होता है, √2 टाइम्स से। तो
इसका भी और इसका भी, दोनों का परपेंडिकुलर डिस्टेंस उतना ही होगा, तो ट्वाइस करके m√2 टाइम्स a का स्क्वायर ये कर देंगे, ये हो जाएगा 4ma² प्लस यहां से 2 और 2 4 का टर्म आ जाएगा 4ma², दैट इज इक्वल टू 8ma² फाइनल आंसर। तो मैक्सिमम बच्चों ने जो आंसर बताया था वो गलत है, एक बच्चे ने जो आंसर बताया था वो सही है। ये आंसर किसने बताया था 8ma²? सर मैंने। वेरी वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया आंसर है आपका। बाकी बच्चे एक बार ध्यान दें कि उन्होंने कैसे चीजें गड़बड़ की। अभी भी सिस्टम को रियलाइज करना कोई मुश्किल नहीं है, हमने अभी कोई भी ज्यादा इसमें ड्राइंग नहीं की है। रेड सर्कल में जो मासेस हमने मार्क किए हैं वो सब ए डिस्टेंस पर हैं, इसलिए उनके सबके मोमेंट ऑफ इनर्शिया ma² हो जाएंगे। और जो बाकी के 2 मास है जिसको हमने हरे से सर्कल किया है उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस अगर निकालना हो तो ये हमारा डायगोनल ही होगा, स्क्वायर का जो √2 टाइम्स ही होता है। दोनों के लिए हम लोग डायरेक्टली इसको ma² वाला जो फॉर्मूला है, mr² जो फॉर्मूला है वो कर देंगे। इसमें बचे फेस डायगोनल एंड बॉडी डायगोनल। ये फेस डायगोनल भी ट्रिकी है और बॉडी डायगोनल सबसे ज्यादा ट्रिकी है। परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमको निकालने में थोड़ा सा दिक्कत आएगा, तो ये चीज आप होमवर्क के लिए ले लेंगे। अभी बी एंड सी ये हमारा होमवर्क रहेगा। और कोई भी क्वेश्चन जो हम होमवर्क देते हैं, देखो IIT और नीट की क्लासेस पिछले 30 साल 40 साल से हो रही हैं प्रोफेशनली, उसके पहले भी होती होंगी, लेकिन इस तरह से कोचिंग इंडस्ट्री आ गई, इतने सारे टीचर हो गए, ऐसा नहीं था। और 30 साल में जितने क्वेश्चंस बनने चाहिए थे लगभग वो सब बन चुके हैं, उसमें कोई नया मॉडिफिकेशन नया क्वेश्चन बहुत रेयर है। ऐसा कोई क्वेश्चन हम तुमको नहीं दे सकते जो नेट पर अवेलेबल ना हो, जिसका सोल्यूशन कहीं ना कहीं कभी ना कभी किसी न किसी टीचर ने वो क्वेश्चन तो बनाया ही होगा, तो नेट पर उसके सॉल्यूशंस हजारों अवेलेबल है। तो इसलिए जब भी कोई क्वेश्चन आपको होमवर्क दिया जाता है तो आप उसको नेट से अगर देख के करते हो तो वेस्टेज, फिर हमको कुछ नहीं मतलब हुआ सीखने का। और खुद से जब करोगे, कोशिश करोगे, बने ना बने, उसमें काफी लर्निंग होती है। इसलिए इस क्वेश्चन को भी रादर देन कि आप डायरेक्ट किसी वेबसाइट पर जाके सॉल्यूशन नोट कर लिए, तो थोड़ा टाइम देके इस चीज को कैलकुलेट करने की कोशिश करना है। द की फैक्टर इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस, आई एम सेइंग अगेन। तो कल भी क्लास है, तो कल हम लोग इसी को कंटिन्यू करते हैं और कल कोशिश करेंगे कंटिन्यूअस मास में भी काफी सारी बातें हम लोग कर पाए, क्योंकि डिस्क्रीट पार्टिकल में अब कुछ बचा नहीं है करने को, लगभग हमने बहुत सारी बातें इसके लिए कर ली। That's all for today. Thank you.